हाल ही में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक बहुत जबरदस्त फैसला लेने का इशारा किया है। इशारा किया है मतलब जनता से राय मांगी है कि कहो तो कर दें, क्या क्या कर दें। भाई साहब, सेबी कह रही है कि जो शेयर खरीदने में आप जो ब्रोकर्स के माध्यम से शेयर खरीदते हैं, ब्रोकर के अकाउंट में ही आप जो पैसा छोड़ देते हैं, उस सिस्टम को हटा दें क्या। सीधा आपके डीमैट अकाउंट में पैसा और आपके डीमैट अकाउंट से शेयर और परचेज। ये क्या है कहानी सर, डीमैट अकाउंट का क्या होता है? आइए सारी बात बताते हैं साथियों। भारत के अंदर मैंने पहले भी कई बार आप लोगों को ये बात बताई है, फिर से एक बार बताता हूं। हम लोग जब भी शेयर परचेज करते हैं, किसी कंपनी में अपना छोटा सा अंश परचेज करते हैं, तो उसको परचेज करने के लिए हमें एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। डीमैट अकाउंट एक ऑनलाइन अकाउंट है जिसकी पूरी वेरिफिकेशन होने के बाद कि आपने कहां से खरीद, मतलब आपका इनकम, वो पैन कार्ड क्या है, आपका आधार कार्ड कहां के हैं, आपका पूरा डिटेल वेरिफिकेशन होने के बाद आपका अकाउंट खुलता है। डीमैट अकाउंट खोलकर आप कोई भी शेयर परचेज करने जाते हैं। शेयर परचेज करने के लिए भारत में बहुत सारी ब्रोकिंग फर्म्स हैं, जैसे एंजल वन एक फर्म का नाम है जहां से आप जाकर डीमैट अकाउंट के माध्यम से शेयर परचेज करते हैं। जीरोधा एक है, ग्रो एक है। भारत में अगर टॉप 3 का बात किया जाए तो नंबर 1 पर ग्रो है, नंबर 2 पर जीरोधा है, नंबर 3 के ऊपर एंजल वन आती है। लगभग 40% पर तो जीरोधा और ग्रो ही बैठी हुई है। यानी इतना जबरदस्त तरीके से ये ब्रोकेज करते हैं। ब्रोकेज मतलब आपको ट्रेड करना है, शेयर परचेज करना है, तो आपने डीमैट अकाउंट बना लिया, लेकिन इन्हीं के प्लेटफॉर्म के थ्रू जाइए और मार्केट में से शेयर परचेज करके आ जाइए। अब आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा, तो इसमें गलती क्या है, मतलब क्या गलत क्या है इसमें? गलती कुछ भी नहीं है। गलती यह है कि जब आपने कोई शेयर परचेज किया, मैं आपको एक, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है भाई, इसको ध्यान से समझना, और मैं इसको समझाने के लिए एक फ्लो चार्ट लेके आया था। यहां से समझते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले आप लोग कैसे शेयर खरीदते हैं, तो डीमैट अकाउंट के थ्रू खरीदते हैं। डीमैट अकाउंट आप लोगों ने बना लिया। डीमैट अकाउंट बनाकर आप शेयर खरीदने पहुंचे। आपने सबसे पहले ब्रोकरेज अकाउंट ओपन किया, जैसे मान लीजिए एंजल वन पर किया, उसका लिंक भी हम कमेंट बॉक्स में लगवा देंगे, आप वहां से कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया कि उस अकाउंट से आपने वहां पर जो आपको दिखाया जा रहा है वहां से कोई शेयर परचेज कर लिया। जो आपको परचेज करना था, आपको जो समझ में आया, XYZ कोई सी भी कंपनी का खरीद लिया। आपको लगा कि ये शेयर ऊपर चढ़ेगा, आपने खरीद लिया। आपने खुद से डिसाइड किया कि मैं कितने शेयर परचेज करूंगा, कंपनी आपको सजेस्ट करती गई। अल्टीमेटली आप किसी एक प्लेटफॉर्म पर, इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए कि मुझे मान लीजिए अमेजन से कोई सामान खरीदना है, तो मेरा अमेजन पर पहले अकाउंट बनता है ना। आप लोगों ने कभी भी ऑनलाइन अगर कोई सामान खरीदा हो, ऑनलाइन सामान जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट से अगर कभी सामान परचेज किया हो, तो कैसे परचेज करते हैं? पहले आपका एक अकाउंट बनता है, उस अकाउंट के अंदर ही तो आपको आपका पूरा सामान दिखता है। अमेजन फ्लिपकार्ट को दिमाग में ले आइए। जिन्होंने डीमैट नहीं बना रखा है दिमाग से हटा दो बिल्कुल। केवल अमेजन फ्लिपकार्ट भी अगर बना रखा हो तो बेहतर है, कभी सोचा हो तो ठीक है, नहीं बना हो तो कोई बात नहीं, उसका भी कभी इलाज सोचाएंगे। जिन्होंने बना रखा है वो मेरी बात समझ पाएंगे। सबसे पहले हमारा एक अकाउंट होता है, उस अकाउंट में, और नहीं तो आप अपनी पाठशाला पर अपना अकाउंट बना लीजिए। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन जिस पर हमारे कोर्सेज हैं, वहां जाकर भी आप इस चीज को देख सकते हैं। क्या कि आप जाएंगे तो आपका अपना अकाउंट और आपके कोर्सेज वहां दिखाई देंगे। ऐसे अमेजन फ्लिपकार्ट पर होता है कि आप अमेजन फ्लिपकार्ट पर गए, आपने कोई वस्तु पसंद की, वो पहले ऐड टू कार्ट में आपके पास कार्ट में आ जाएगी। कार्ट में आ गई, फिर वो आपको अपने में दिखने लगेगी, फिर फाइनल ऑर्डर प्लेस कर देंगे आप। ऐड टू कार्ट करना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी वहीं से ऑर्डर कर सकते हैं। डायरेक्ट प्लेस ऑर्डर, मैं कार्ट में ऐड नहीं कर रहा, डायरेक्ट प्लेसमेंट कर दिया। इस डायरेक्ट प्लेसमेंट को ही आपको यहां समझना है। डीमैट अकाउंट के केस में क्या होता है, फिलहाल ये जो ब्रोकेज वाले लोग हैं ना, ये क्या करते हैं कि शेयर को सबसे पहले आपसे खरीदवाते हैं, खरीदवा करके वो आपकी कार्ट में डलवा देते हैं। आसान भाषा में ऐसे समझिए, डलवा दिया, उसके बाद आप उसको वहीं पर डाले रखते हैं, क्योंकि शेयर घर पर डिलीवर नहीं होते। जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट से सामान घर पर आता है, ऐसे आपके पास में जो शेयर हैं वो अकाउंट में ही दिखते रहते हैं। जैसे आपको पैसा वर्तमान में बैंक अकाउंट में दिख रहा है, लेकिन वो पैसा बैंक में ही रखा हुआ है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझने के लिए इसको थोड़ा सा और मुझे एलोबरेट करना पड़ेगा। ऐसे समझिए, आज आपके पास में बैंक अकाउंट में मान लीजिए ₹1,00,000 पड़ा है।
बैंक उस पैसे को, जिसे आपका पैसा है, लाख रुपया है, उसे वो अलग अलग तरीके से अपने पास रखती है। आपसे पूछती है भाई साहब इसे आप करंट अकाउंट में रखेंगे कि फिक्स अकाउंट में रखेंगे, यानी सेविंग अकाउंट में रखेंगे। आप कहते हैं कि सब सेविंग अकाउंट में रख दो। फिर पूछती है आपसे कि इसकी एफडी करेंगे, आरडी करेंगे, क्या करेंगे। आप कहते हो साल भर की एफडी कर दो। जैसे ही आपने साल भर की एफडी बोली, साल भर के लिए उस पैसे को अपने पास जमा करके बैठ गई कि अब साल भर के लिए सर ये पैसा मेरा हुआ, अब साल भर बाद बात करेंगे। साल भर के लिए वो पैसा बैंक अपने पास रखकर बैठ गई। अब एफडी बनकर साल भर के लिए वो पैसा अपने पास रखा है, उस पैसे को ही तो वो किसी और व्यक्ति को किराए पर देती है। बैंक पैसा कैसे कमाती है? बैंक पैसा कमाती है कि एफडी में जो आपका पैसा जमा है उसे वो किसी और को लोन देती है। लोन से जब ब्याज आता है, आपको एफडी पर उसी ब्याज को देकर के आपको मुक्त करती है और खुद मुनाफा कमाती है। बैंक चलती कैसे है? हमारा जो फाउंडेशन बैच है ना, फाउंडेशन बैच अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर मैंने इकोनॉमिक्स में ये चीज बहुत बेहतर तरीके से समझाई हुई है कि किस तरह से बैंकिंग चलती है। आप में से जितने भी लोग फाउंडेशन बैच में उपस्थित हैं वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर हाँ हमने ये चीज वहां पढ़ी है। तो बैंक कैसे चलती है, एग्जैक्टली वही चीज आपको यहां समझनी है। फिर से आ रहा हूं मैं, मतलब उसको रिलेट करेंगे तो जाके आपको शेयर मार्केट समझ में आएगा। और सुन लो बेटा, शेयर मार्केट भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। ये मत समझना शेयर मार्केट कहां से आ रहा है हमारे, ये भी सिलेबस का हिस्सा है। अब क्या है ना कि बैंक आपके साथ ये काम करती है, एक तरह से आपका पैसा बैंक में है लेकिन बैंक वाले उसे अपना समझ के यूज कर रहे हैं। यही तो हुआ, पैसा तो आपका है, बैंक वाले आपका समझ के कैसे यूज कर रहे हैं। खेल समझ में आ गया? क्योंकि आरबीआई ने बैंक को परमिशन दे रखी है कि पैसा भले ही अंकित अवस्थी का हो लेकिन उस पैसे को यूज कर सकती है बैंक, क्योंकि वो उससे पहले ही लिखवा के ले चुकी है। यह काम ब्रोकेज फर्म को अलाउ नहीं है। कौन सा काम? शेयर आपके हैं, जिस प्रकार से आप अपना पैसा बैंक अकाउंट में रखते हैं ऐसे आप अपना शेयर डीमैट अकाउंट में रखते हैं। अब आप सोच के देखो, एक बार दिमाग लगाना, आपने एंजल वन से शेयर खरीदा, आपके घर तो आया नहीं, आपके डीमैट अकाउंट में ही पड़ा रह गया। अब डीमैट अकाउंट में पड़ा हुआ है, आपने निफ्टी से यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीद लिया, आपके अकाउंट में पड़ा है, लेकिन आपका अकाउंट खुद एंजल वन पे पड़ा है, ग्रो पे पड़ा है, जीरोधा पे पड़ा है। मतलब आपके खरीदे हुए शेयर असल मायने में एक ब्रोकेज फर्म के अकाउंट में पड़े हुए हैं। अगर आपको यह बात समझ में आ रही हो तो थम्स अप करना, यहां तक समझ में आ गया हो तब तो आगे की बात समझ में आएंगी, अदरवाइज ये निकल जाएगा। ठीक है, मतलब समझना कि हमारे खरीदे हुए शेयर असल में ब्रोकिंग फर्म के पास हैं, जबकि हमको कहा क्या जाता है कि हमारी इन सारे शेयर्स को एनएसडीएल द्वारा पूरी तरह से सेबी द्वारा रेगुलेट किया जाता है, ब्रोकिंग फर्म उनका कुछ भी यूज नहीं कर सकती, इस तरह से कहा जाता है। हमसे यही तो कहा जाता है कि डीमैट अकाउंट में अगर आपका शेयर पड़ा हुआ है तो वो आपका अपना है, पूरी तरह सिक्योर है, गला फाड़ फाड़ करके हमको यही कहा जाता है। लेकिन भाई साहब एक बार ऐसा कांड हुआ, एक कंपनी थी कारवी करके, उसके ऊपर आएंगे हम अभी। उस कंपनी ने क्या समझदारी करी कि जैसे आपने कोई शेयर परचेज किया साल भर पहले, शेयर परचेज करके डीमैट अकाउंट में पड़ा छोड़ दिया, डीमैट अकाउंट में पड़ा छोड़ दिया। उस कंपनी ने अपने कस्टमर्स को चेक किया कि कौन आदमी ऐसा है जिसने साल भर से कोई ट्रेड नहीं किया, बस अपनी तरफ से पटक के शेयर पटके चले हुए हैं। इसका मतलब इसको पता ही नहीं है कि इसके डीमैट अकाउंट में क्या चल रहा है। सोचो, चालाकी सोचो। जिस तरह बैंक तो खुलेआम कर रही है क्योंकि आरबीआई ने कह रखा है, ब्रोकिंग फर्म को सेबी ने मना कर रखा है कि तुम इस शेयर का कुछ नहीं कर सकते, ये उस आदमी का शेयर है वही रखेगा। लेकिन ब्रोकिंग फर्म ऐसा कर ले जाए तो आप क्या कर लोगे? कैसे? आपको बताता हूं। भाई साहब एक कंपनी थी, कारवी करके कंपनी थी, नाम पे आएंगे। उस कंपनी ने क्या चालाकी चली कि जो डोरमेंट अकाउंट थे, जो एक एक साल से, दो दो साल से, जिनके ब्रोकिंग फर्म में से तो शेयर खरीदे थे लेकिन वो शेयर अकाउंट में पड़े हुए थे, उन शेयर्स को उसने लिया और अपने पोर्टफोलियो में शो कर दिया। भाई मान लो आपने 100 शेयर कभी खरीदे थे साल भर पहले, आप अकाउंट देखना भूल गए, आपने लॉन्ग टर्म के लिए परचेज कर लिए थे, आपने 100 साल मतलब साल भर के लिए पटक लिए, 100 शेयर थे आपके। भाई मैंने क्या किया, अपने उन शेयर्स को अपने अकाउंट में शो कर दिया। भाई जिसका एप्लीकेशन है वो कुछ भी करे, उसने उठाकर, जैसे आपका कोर्स है, कल को मैं दिखा दूं आपका कोर्स दिख रहा है, कल को मेरे कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाए, आपका कोर्स दिखना बंद हो जाए, ऐसा ही हुआ। शेयर उठा करके वो अपने प्रोफाइल में दिखा दिया। दिखा के क्या किया भाई साहब, दिखा के वो बैंक के पास गया और कहा कि हमें लोन चाहिए। कुछ 2-2.5 हज़ार का लोन मांगा, अभी 2-3 साल पहले की बात है ये।
बैंक ने कहा गारंटी क्या है कि आप 2-2.5 हजार चुका देंगे? गारंटी? मेरा बैंक बैलेंस देखोगे आप, मेरा शेयर बैलेंस देखोगे, इतना बड़ा प्रोफाइल है, मेरा पोर्टफोलियो है। बोले अच्छा दिखाओ जरा। पोर्टफोलियो बैंक को खोल के दिखाया, बैंक की आंखें फटी रही, भाई साहब इतने शेयर हैं आपके पास, लो जी लो बैंक लोन ले लो। भाई साहब वो लोन ले लिया। आपको पता ही नहीं, आपका शेयर किसी और व्यक्ति ने, जिसका एप्लीकेशन था, उसने अपने पोर्टफोलियो में दिखाकर उसको अगेंस्ट में मॉर्गेज करके उस पर लोन उठा लिया। भाई साहब ये तो बवंडर फ्रॉड हो गया। बैंक ने जब चेक किया कि यार ये क्या है, इतने शेयर इस आदमी के पास कैसे हो गए, जब मामले की जांच पड़ताल खुली तब पता चला कि ये तो मामला उल्टा था। अब आप सोचो कि ये कितना खतरनाक था। हैं? आपने तो शेयर खरीद करके डाल रखे थे, कोई और व्यक्ति उन पे सौदा कर गया। जैसे बैंक अकाउंट में जो होता है, भाई हमारे बैंक अकाउंट में पैसे के साथ खुलेआम जो काम हो रहा है वो आदमी समझदारी से कर गया बिना परमिशन लिए, ये समझो। है सेबी को जब ये बात पता चली कि यार अगर ये हाल रहा तब तो मामला खराब हो जाएगा, सेबी ने इसी के चलते दिमाग आइडिया लगाया, बोले भाई सुनो, ये ब्रोकरेज फर्म के अकाउंट में दिखेगा ही नहीं, अब इसको आदमी के अकाउंट में सीधा डीमैट में शो करो, ब्रोकरेज फर्म का मामला ही खत्म करो। और अगर ऐसा हो गया ब्रोकरेज फर्म्स को बहुत नुकसान होगा। ब्रोकर समझ में आ गया कौन है क्या है? ब्रोकर वो हैं जो आपके स्टॉक खरीदवाते हैं, जीरोधा, अप स्टॉक, एंजल वन, ये 5 पैसा, ग्रो, सारे वो हैं। और इन सबके पास में सोचो, जीरोधा और ग्रो अकेले 40% मार्केट को कवर करते हैं। आप सोचो, ग्रो नंबर 1 पर चल रहा है, फिर 3rd नंबर पर एंजल वन चल रहा है, इतना बड़ा मार्केट है इन लोगों का। ये करते क्या है, आपका पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं, आपके पैसे को लगवाते हैं, सब करते हैं। लेकिन सोचो गलती से ये लोग अपने इस ब्रोकर का जो पूल अकाउंट है, जहां पर आपने अपना शेयर खरीद के रखा हुआ है, यही किसी जगह गारंटी रख के चले आए तो। लेकिन भाई साहब मुझे प्राउड होता है, इंडिया की जिस एजेंसी पर वाकई में मुझे प्राउड है उसका नाम सेबी है। बाकियों के बारे में नो कमेंट जोन में हूं। सिक्योरिटी एक्सचेंज जो हमारी देश की कंपनी है ना, मतलब वो है ना, ये बोर्ड ऑफ इंडिया, भारत की एक ऐसी एजेंसी है जिसने शेयर मार्केट को इतना मजबूती से पकड़ा हुआ है। सोचो कि एक ग्लिच आता है और ये पूरा की पूरा रीथिंक कर देती है। बड़े बड़े लोगों को किनारे लगा दिया इसने, बहुत बड़े बड़े, ये सुब्रतो राय, सहारा वगैरह, सब सेबी की तो भेंट चढ़े थे। जितने भी बड़े बड़े केसेस निकल के आप सुनते हैं स्कैम के, वो सेबी की ही रडार पे आते हैं। सेबी एक एक चीज पर पूरी पैनी नजर रखता है कि गड़बड़ अगर कहीं से, क्योंकि अगर ये कमजोर पड़ गई तो समझ लो पूरा शेयर मार्केट तहस नहस हो जाएगा। उस मैसले से इन्होंने इस फ्रॉड का अंदाजा लगाया कि यार ये था वो कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी का मालिक, इसी ने ये काम किया था। 1983 की बनी हुई कंपनी थी, 30,000 से ज्यादा कर्मचारी थे, 400 शहरों में 900 ऑफिस चलाती थी ये कंपनी। इसने ही ये सारा की सारा खेल किया था। इसके खेल से सबक लेते हुए कि बोले भाई 2300 करोड़ रुपए का जो आदमी लोन उठा ले गया दूसरों के शेयर दिखा करके, बोले अब इससे निकलना पड़ेगा। ये 2023 के आसपास पता चला। फाइनली 2023 में जाकर सेबी ने फाइनल फैसला लिया कि इसके ऊपर पेनल्टी लगाओ, इसको बंद करो, इसके ऊपर काम करो। सेबी ने कार्वी और प्रमोटर्स के ऊपर 7 साल का वो लगाया, 21 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई कि तुमने ये चीटिंग करी, और इनको बंद किया कि तुम कर ही नहीं सकते अब ये ट्रेड। ठीक है ना? तो सेबी इस काम को क्या करना चाह रही है? सेबी कह रही है कि जो ब्रोकर पूल अकाउंट है ना, इस सिस्टम को खत्म कर देते हैं। अब बायर खरीदेगा, सीधा उसके पास ही दिखेगा, बीच का मामला खत्म कर देते हैं। अगर बीच का मामला खत्म होता है तो इसका मतलब समझ रहे हैं, इसके लिए बकायदा सेबी ने जनता से राय मांगी है कि आप लोग अपनी अपनी राय दीजिए कि आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय के ऊपर। और इस पूरी तरह से हम लोग ब्रोकर्स के रोल को वो कर देते हैं। ब्रोकर का जो पोर्टफोलियो बड़ा भारी दिखता है कि साहब जीरोधा ने इतना कर लिया, ये कर लिया, बोले कुछ नहीं, तुम केवल एक इंटरमीडियरी रह जाओगे, बीच में से खरीदने के काम आओगे, बाकी कुछ नहीं रहोगे। उम्मीद है पूरा मामला समझ में आ गया होगा। सेबी ने इस तरह से पब्लिक कमेंट मांगे हैं, आप भी जाकर दे सकते हैं, सेबी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। तो आज की जर्नी इतनी ही, फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी साथियों को आज का सेशन पसंद आया होगा। सलाह, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। प्यार स्वरूप अगर संभव हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद में मैं इतना तो आपसे डिमांड कर ही सकता हूं कि जितने भी लोग उपस्थित हैं, सोचिए कि पूरे टाइम इतने बड़ी संख्या में लोग प्रेजेंट रहे और लाइक कुछ सैकड़ों में हैं। ये मतलब इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं कि चैनल को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, है ना? बाकी मैं अपनी तरफ से अपनी पाठशाला.com पर इस पूरे कंटेंट को डलवा दूंगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम जीके बाय अंकित अवस्थी सर और अंकित अवस्थी सर जो वेरीफाइड अकाउंट्स हैं इन पर प्राप्त हो जाएंगी।